Hey everyone, I am Varnika Kaushik and welcome to the sixth lecture of optics series. तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जिसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का। जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें हम एक पेंसिल या कोई भी स्टिक रख देते हैं जो कि स्ट्रेट है, और जैसे ही हम उसके अंदर पानी फिल करते हैं तो वो जो पेंसिल है वो हमें थोड़ी बेंट दिखाई देती है। और ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। या फिर हम सिंपल उसी ग्लास में एक कॉइन डाल दें तो वो कॉइन हमें थोड़ा अलग दिखाई देता है, उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी हुई, उसकी शेप थोड़ी चेंज दिखाई देती है, राइट? तो ये क्यों होता है? सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और आज हम बात करते हैं अदर्स एप्लीकेशंस की, जिसमें कि सबसे पहली और थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर। हाँ जी, तो अगर हमारे पास कोई भी स्विमिंग पूल या पॉन्ड है तो हमें उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो दिखाई ना दे के एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है, जो कि उससे थोड़ी कम होती है। और यही हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और अ स्विमिंग पूल अपीयर रेज्ड। ये बॉटम है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ क्या दिखाई दे रही है? ये वाली डेप्थ दिखाई दे रही है ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे ही एक फिश है जो नीचे है, लेकिन जो उसकी इमेज बन रही है वो थोड़ी ऊपर बन रही है। तो ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक इंटरफेस ड्रॉ कर दिया है। इंटरफेस यानी कि एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है? तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट मीडियम है ये एयर है, यानी कि ये एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। और ये जो सेकंड है मीडियम, ये वाटर है, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो सपोज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 1 है, और यहाँ वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 2 है। अब हमने कहा कि सपोज ये जो स्विमिंग पूल है, सपोज ये स्विमिंग पूल है, वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है? अब हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन करना है कि ये हमें कहाँ दिखाई देगा। कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ रेयरर मीडियम से देख रहा है, रेयरर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहा है। अब उसको ये जो कॉइन है ये किधर उसकी इमेज फॉर्म करेगा, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो रेज चाहिए एटलीस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से दो रेज आनी चाहिए हमारी आंखों पे, और वो दो रेज जहाँ पे भी मीट करेंगी वहीं पे क्या होगा? हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हमने मान लिया कि सबसे पहली जो रे आ रही है वो कैसी है? नॉर्मल है, ठीक है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इंटरफेस पे। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मतलब अब जो भी रेज नॉर्मली आती है वो कैसी जाती है? वो बिना बेंट हुए स्ट्रेट पास हो जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से कोई भी रे आई और बेंट होएगी किसी भी मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। लेकिन अगर वही रे कैसे आए? नॉर्मली आए तो बिना बेंट हुए सीधी चली जाती है, ठीक है? तो वही हम केस यहाँ पे ले रहे हैं कि अभी जो इमेज हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है? नॉर्मली आई है। अब नॉर्मल आई है तो ऐसे ही बिना बेंट हुए सीधी चली जाएगी वो। अब हमने मान लिया कि एक जो रे है वो किसी एंगल पे आ रही है, और किसी एंगल पे आके इधर इंसिडेंट हो जा रही है। ये इंसिडेंट हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है? इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है? अब चूंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है तो जो लाइट है वो बेंट हो जाएगी अवे द नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरीके से बेंट हो गई। अब ये जो ऑब्जर्वर है, सपोज यहाँ पे है ऑब्जर्वर, ये देख रहा है इसको, इमेज फॉर्म हो रही है इसकी आंखों में। तो वो इमेज फॉर्म कहाँ होएगी? ठीक है? तो हमने कहा कि एक रे है, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आई। अब क्या होगा, क्योंकि जो भी इमेज उसकी आंखों में आ रही है, तो क्या करता है हमारा ब्रेन? क्या फंक्शन करता है कि जो भी ऐसे सीधे सीधे इमेज आ रही है वो उनको बैक ट्रेस करता है, और बैक ट्रेस करके जो भी वो जो इमेज रेज है जहाँ पे मीट करती है वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या करेगा? इसको बैक ट्रेस करेगा। यहाँ पे ये बैक ट्रेस हुई, और सपोज इस पॉइंट पे यहाँ कहीं पे ये वाली इमेज भी बैक ट्रेस होएगी, ठीक है? क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से आ रही है और इसी पॉइंट पे वापस जाएगी, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं पे ट्रेस होएंगी।
अब इस पॉइंट पे आके दोनों मीट हो रही है तो इस पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म होएगी, यानी कि ये जो कॉइन नीचे है ये हमें ऊपर दिखाई देगा, इस पॉइंट पे दिखाई देगा। मैं मान लेती हूँ ये है पॉइंट ए, और जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है उसे मैं आई पॉइंट मान लेती हूँ, और ये जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस था इसे मैं ओ मान लेती हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने बी कंसीडर कर लिया। तो इस जगह पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओके, दो रेज थी जो ऑब्जेक्ट से आई, और हमारी आइज ने क्या किया, हमारे ब्रेन ने क्या किया, उनको बैक ट्रेस किया, बैक ट्रेस करके वो जहाँ पे भी मीट हुई उस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा वो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो है हमारी एक्चुअल डेप्थ है, इसे मैं कह सकती हूँ ये हमारी रियल डेप्थ है, आर डी बोल दिया मैंने इसको। और ये जो है ये मेरी अपेरेंट डेप्थ है, मतलब मुझको तो इतना दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्वर है ना, अपेरेंट डेप्थ, इसको मैंने मान लिया ए डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ सबसे पहले म्यू टू। ठीक है, अब एक मिनट, इस जगह पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा नॉर्मल से, ये एंगल बन गया एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये जो एंगल बन गया ये बन गया एंगल आर। ठीक है, तो म्यू टू से जो म्यू टू के मतलब डेंसर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू है, और यहाँ से रेज जा रही है तो यहाँ पे एंगल कितना है, आई एंगल है। तो इस जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू वन, और यहाँ पे म्यू वन रेयरर मीडियम में जो एंगल है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि साइन आर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। ठीक है, और मैं जानती हूँ म्यू टू बाय म्यू वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू म्यू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन। अब अगर मैं इन दो एंगल को कंसीडर करूँ, ट्राइंगल को, एक तो मेरा ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और एक मेरा ये ट्राइंगल हो गया। अच्छा, मैं ये क्यों कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साइन आर और साइन आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर ये जो मेरा एंगल है ये मेरा एंगल आई है, तो ये भी तो मेरा एंगल आई होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मैं इस वाले एंगल को भी क्या लिख सकती हूँ, एंगल आई। ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, एंगल आई। अब इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एंगल आर, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, एंगल आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये क्या होगा, एंगल आर होगा, और चूंकि ये एंगल आर है तो ये वाला भी क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। अब यहाँ से मेरे पास दो एंगल आ गए, पॉइंट ए ओ बी पे आई एंगल बन रहा है, और ए आई बी पे आर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं साइन आर की वैल्यू निकालती हूँ, साइन आर ये मेरा आर है ना, अगर मैं साइन आर की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस किया हो गया ये। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं लिख दूंगी परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया मेरा, आई बी। ठीक है, ऐसे ही मैं साइन आई की वैल्यू निकालती हूँ। अब साइन आई की वैल्यू मैं इस ट्राइंगल से निकालूंगी, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर और ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ओ बी। अब मैं ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, तो मेरी म्यू टू म्यू वन की वैल्यू क्या आ गई, साइन आर, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय आई बी, और डिवाइडेड बाय ए बी ओ बी, तो ए बी से ए बी कट, और मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी। अच्छा, अब ये जो मैंने इमेज ड्रॉ की है ये आपको दिखाने के लिए की है, क्योंकि मुझे आपको सब एंगल्स दिखाने थे और समझाना था, बट एक्चुअल में ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो ए बी वाला डिफरेंस है ये बहुत कम होता है। मतलब कि एक रे तो ऐसे नॉर्मली आई, ठीक है, तो जो दूसरी रे जाती है ना ये लगभग लगभग इस तरीके से जाती है, और यहाँ पे कहीं पे ऐसे ये इमेज फॉर्म होती है, मतलब हमें ऐसे फिर डेप्थ दिखाई देती है, अपेरेंट डेप्थ दिखाई देती है, मतलब कि ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत कम होता है। और अगर ये डिफरेंस बहुत कम होता है, ये जो रे होती है यहीं पे होती है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरा वैल्यू है ओ बी, ठीक है, तो ये जो होता है ये लगभग लगभग अप्रॉक्स इक्वल होता है ओ ए के, लगभग सेम वैल्यूज आती हैं इनकी। तो यानी कि मैं ओ बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ओ ए भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही मैं आई बी की जगह क्या लिख सकती हूँ,
आई ए लिख सकती हूँ, क्योंकि ये अप्रोक्स इक्वल होती है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह यानी कि 1 म्यू 2, इसकी जगह मैं क्या लिख दे रही हूँ, ओ बी की जगह मैं लिख दे रही हूँ ओ ए, और आई बी की जगह मैं क्या लिख दे रही हूँ, आई ए, ठीक है। तो ये जो मेरा ओ ए है ये क्या है, ये है मेरी रियल डेप्थ, और आई ए क्या है, ये मेरी अपरेंट डेप्थ है। तो अगर मुझे अपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालनी है तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 म्यू 1, ठीक है। अब ये जो 2 म्यू 1 है ये क्या होता है, ये होता है म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। म्यू 2 की वैल्यू क्या है, मतलब कि वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.33, और एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो बेसिकली जो मेरी वैल्यू आनी है वो 1.33 आनी है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, यानी कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय 1.33। मतलब जो भी आपका मीडियम होगा उससे जब आप रियल डेप्थ की डिवाइड करते हो तो आपकी अपरेंट डेप्थ निकल के आती है। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि ये जो अपरेंट डेप्थ है किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने केस लिया कि जो मीडिया हम देख रहे थे, मतलब जो ऑब्जर्वर था वो रेयर मीडियम में था, और जो सोर्स था वो किधर था, डेंसर मीडियम में था। अगर हम इससे उल्टा केस लेते हैं, मतलब इस केस में हमने ये लिया कि ऑब्जर्वर बाहर है, रेयर मीडियम में है, और जो हमारा सोर्स है वो डेंसर मीडियम में है। तो इस केस में ऑब्जर्वर को जो सोर्स की इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, थोड़ी हाइटेड मिलेगी, मतलब कि जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होगी उससे कम डेप्थ उसको मिलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम डेप्थ मिल रही है। अब अगर मैं इसका केस पलट देती हूँ, मतलब कि इस बार क्या है, इस बार ऑब्जेक्ट जो है, मतलब सोर्स जो है, सोर्स हमारा डेंसर मीडियम में है, सोर्स डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। उस केस में क्या होगा, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये वाटर का एग्जांपल लिया था। तो मान लो कि कोई फिश है जो पानी के अंदर है, फिश है पानी के अंदर। अब वो फिश देख रही है बाहर, ठीक है, फिश आपको देख रही है बाहर, तो आप उसको कैसे दिखाई दोगे। तो इस केस में क्या होता है, जितनी आपकी हाइट है, मतलब वो जितनी हाइट से आपको देख रही है, ये जो हाइट होगी उसको ये हाइट क्या दिखाई देगी, थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी, एक्चुअल हाइट से थोड़ी ज़्यादा हाइट दिखाई देती है। जब कोई ऊपर से देख रहा है नीचे डेंसर मीडियम में, तो उसको एक्चुअल डेप्थ से रियल डेप्थ थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन जब कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रहा है तो उसको एक्चुअल हाइट से थोड़ी ज़्यादा हाइट दिखाई देती है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, क्या होता है जब भी कोई एरोप्लेन्स वगैरह या हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे होते हैं, तो जितनी उनकी एक्चुअल हाइट होती है, फ्लाइंग की हाइट, हमें वो उससे ऊंचा दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे हो गया ये देखते हैं। देखिए, हम अर्थ पे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं अर्थ पे, जो भी ऑब्जर्वर है वो अर्थ पे है। अब अर्थ पे क्या है, बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स आपने पढ़ी हुई है, होती है स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर थर्मो एक्सो, ये सब लेयर्स होती है, राइट। अब कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ये हम शायद 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, ये जो सन है, जो मून है, इनकी इमेजेस जो है वो हमें इनकी एक्चुअल इमेजेस से, जो इनकी इमेज बनती है, मतलब इनका जो एक्चुअल इमेज जहाँ होते हैं, इनकी इमेज हमें उनसे थोड़ा हाइटेड दिखाई देती है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एरोप्लेन है या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो उड़ रहा है, ठीक है। अब हमें जो उसकी हाइट दिखाई देती है, जो हमें एक्चुअल इमेज बनती है, वो उसकी हाइट से थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो लेयर्स है, ये जैसे जैसे हम इन लेयर्स को क्रॉस करते हैं, वैसे वैसे ये जो हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, डेंसिटी इधर ही क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कह सकते हैं, है ना। क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जितने भी पार्टिकल्स है वो मोस्टली इधर अर्थ के पास में ज़्यादा है। अब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, मीडियम रेयरर होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है हम वैक्यूम में ही चले जाते हैं, राइट। तो यानी कि जो मीडियम है वो मतलब जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो अगर डेंसर से रिफ्रैक्शन होगा रेयरर में, फिर रेयरर में, और फिर रेयरर में, अब यहाँ बहुत सारे रिफ्रैक्शन हो रहे हैं लेयर्स की वजह से, ठीक है। तो लाइट जो है वो बेंट होती होती जाएगी, और जो एक्चुअल
बॉडी है उसकी जगह जो हमें इमेज फॉर्म होती है वो थोड़ी हाइटेड फॉर्म होती है। तो ये था आपका अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं जब भी हम रेयर, बेसिकली ये था आपका कि अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है वो हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, भले ही जो आपका ऑब्जेक्ट है या सोर्स है वो रेयर मीडियम में है या वो डेंसर मीडियम में है, तो दोनों ही केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सेकंड हम मूव करते हैं ऑप्टिकल लेंसेज। ये भी आप क्लास 10th पे पढ़ चुके हो। ऑप्टिकल लेंसेज में कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। ठीक है, अब ऑलरेडी जो हमारी आंखों में लेंस लगा है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यानी कि जो भी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होती है। ठीक है, अब वो चूंकि रेटिना पे फॉर्म होती है यानी कि रियल स्क्रीन पे फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या हो रहा है कि इमेज रेटिना पे फॉर्म ना होकर उससे थोड़ा पहले फॉर्म हो जा रही है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, इमेज थोड़ी दूर फॉर्म हो रही है, मतलब रेटिना के भी पीछे फॉर्म हो रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेंसेज यूज़ करते हैं। जिसमें कि हम अगर मायोपिया की प्रॉब्लम होती है तो हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। जिसकी मदद से क्या होता है, इमेज रेटिना पे ही फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेक्टिकल्स, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसे ही हम कैमरास में और प्रोजेक्टर्स में भी क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का फिनोमेना यूज़ हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है कि हमारी अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और मतलब कि एटमॉस्फेयर जो होता है अर्थ का, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ के पास वाला एरिया है वो ज़्यादा डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे हम अर्थ के बाहर जाते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, दूर जाएंगे तो थोड़ा रेयर मीडियम हो जाएगा, फिर और रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, तो ये हमारा हॉराइजन है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो सनराइज हुआ है ये एक्चुअल सनराइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब इमेज यहाँ से जो लाइट जाती है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंखों में ये जो लाइट जा रही है ये इधर जाते जाते क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। रेयरर मीडियम हुआ ना उधर, तो जहाँ पे सन है, सन हमसे बहुत दूर है, लगभग लगभग वैक्यूम में है। ठीक है, तो यहाँ से जो रे जा रही है अब डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये रे बेंट हो जाती है, और जैसे ही ये रे बेंट होती है तो जो हमारी आईज है वो क्या करती है, इसको बैक ट्रेस करती है। तो जैसे ही इसको बैक ट्रेस करती है तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेट यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म होती है। यानी कि क्या होता है, सन राइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है। और ऐसे ही क्या होता है, सन सेट होने से, सनसेट हो जाता है लेकिन 2 मिनट बाद हमें दिखाई देता है कि अच्छा सनसेट हो गया है। तो इस तरीके से जो हमारा दिन है वो लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। सुबह 2 मिनट बढ़ जाता है, शाम को भी 2 मिनट बढ़ जाता है। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और इसका सिंपल सिंपल सा फिनोमिना यही है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रे बेंट हो जाती है, और बेंट होने की वजह से क्या होता है, जो हमें इमेजेस, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो जहाँ फॉर्म होनी चाहिए वहाँ ना फॉर्म होके थोड़ा अलग फॉर्म होती है, मतलब थोड़ी दूरी पे फॉर्म होती है। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। यही था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं, आगे करते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।